नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत फ्रांस के बीच जासूस समझौता, 114 राफेल और पनडुब्बी की मेगा डील। साथ ही राफेल डील की आलोचना करने वालों को फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने दिया करारा जवाब। कांग्रेस ने पार की बेशर्मी की सारी हदें। दिल्ली एआई समिट में यूथ कांग्रेस का जमकर हंगामा। टी शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ हुई नारेबाजी। बीजेपी बोली राहुल गांधी के घर रची गई एआई समिट को बदनाम करने की साजिश। अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। दर्ज कराया अपना बयान, कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई। अब 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। बोर्ड ऑफ पीस की पहली ही बैठक में शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती, किनारे धकेले गए। ट्रंप ने भरी बैठक में ही किया जलील। शहबाज को खड़ा करवाकर की पीएम मोदी की तारीफ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत फ्रांस के बीच हुई ढांसू डील की। भारत सरकार फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों के सौदे को अंतिम मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। यह डील करीब 3.25 लाख करोड़ की बताई जा रही है। डील के मुताबिक 18 फाइटर जेट सीधे फ्रांस से आएंगे, जबकि बाकी 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। कुछ लोग और राजनेता इस डील को बेहद महंगा बता रहे हैं और वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस आलोचना का सीधा जवाब भी दे दिया। मैक्रों ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस डील की आलोचना क्यों कर रहे हैं। ये डील आपके देश को मजबूत बनाएगी, दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को गहरा करेगी और यहां ज्यादा नौकरियां पैदा करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फ्रांस भारत के साथ पनडुब्बियों पर सहयोग बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। सर, क्या क्या डील हुई है भारत और फ्रांस के बीच में? देखिए, मैक्रो साहब ने जाते जाते सारा कंफ्यूजन सबके दिमाग से निकाल दिया। ये राफाल को लेकर के जो चिंता कांग्रेस पार्टी की थी कि महंगे हो गए तो डील ठीक नहीं है, बड़ा पैसा लग गया, मैक्रो साहब ने क्या कहा? मैक्रो साहब ने कहा कि इस डील का जो केंद्र बिंदु है वो है मेक इन इंडिया। 90% चीजें वो हिंदुस्तान में बनेगी, इसलिए भारत के लिए फायदेमंद है। ये हम मेक इन इंडिया को इस स्तर पे लेकर के चले जाएंगे कि राफाल के बाद हम और भी ये 5th जनरेशन प्लेन्स बनाने के काबिलियत को हम हासिल कर लेंगे। और वो क्यों कर लेंगे? क्योंकि मैक्रो साहब ने दूसरा एलिमेंट बताया कि फ्रांस बिलीव इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर, वो भी कोर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा, यहां प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये तो कहानी है। लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही है। जो राफाल का डील नहीं हो पाया कांग्रेस के जमाने में, उसका कारण यही था, पैसे। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ ना, इसमें कोई बिचौलिया नहीं था। कांग्रेस पार्टी को बिचौलिया चाहिए हर जगह। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि नहीं बड़ा महंगा है। महंगा किस बात के लिए? तो बता रहे भाई इंडोनेशिया ने जो लिया वो ज्यादा सस्ता है, हिंदुस्तान ने जो लिया बड़ा महंगा है। मतलब आप बिना सिर पैर की बातें। भारत फुल्ली लोडेड, और भारत अपने चाइना और पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए उसके हिसाब से किस तरह का वेपन सिस्टम होगा, किस तरह की चीज़ें होंगे, कैसा इसका जो इंटीग्रेशन बाकी की चीज़ों के साथ होगा, उसके आधार पर तैयार किया गया है। ये चलता फिरता एक युद्धपोत है। और ये जो राफाल जो हिंदुस्तान में आया है, जो हिंदुस्तान में बन रहा है, वो इंडियन स्पेसिफिक राफाल्स हैं। इंडोनेशिया के लिए इतनी उसकी जरूरत नहीं। कोई दुश्मन नहीं बैठा हुआ है उनके पास। वो चीन जैसे दुश्मन से नहीं लड़ने जा रहा है, न ही पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पागल देश से जो है वो लड़ने जा रहा है। तो इसीलिए ये जो डील है, उस डील को लेकर के भारत में एक अच्छी खुशखबरी ही है। और मैक्रो साहब ने इस तरह का जवाब देकर के कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को जो है मुंह पे ताला लगवा दिया।
अब बात कांग्रेस की घिनौनी शर्मनाक बेहुदा हरकत की। कांग्रेस पार्टी ने आज सारी हदें पार करते हुए दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने शर्ट उतार दी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने साथ कुछ पोस्टर भी लाए थे। उन पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हालांकि विरोध कर रहे कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया गया। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी है, पर कांग्रेस की शर्मनाक हरकत से हर कोई आग बबूला है। इस मामले में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कहा है कि यह सोची समझी रणनीति के तहत की गई एक साजिश है। संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी बारकोड लेकर कार्यक्रम के भीतर प्रवेश कर गए और उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी हुई थी। पात्रा का दावा है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। इस पूरे घटनाक्रम की योजना राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति में राहुल गांधी के आधिकारिक आवास पर तैयार की गई थी। सर, क्या ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर किया गया? देखिए, आपने जिस गुस्से भरे अंदाज में इस खबर को लिखा, सारा देश वैसे ही गुस्से में है। और जो अब जानकारी आ रही है कि जब इन लोगों ने वहां प्रदर्शन शुरू किया, पहला हमला, और यूं कहे कि वहां मौजूद लोगों ने, आम जनता ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है इन लोगों को, जान लेकर के भागे। सारी नेतागिरी इनकी जो है निकल गई इन कांग्रेसियों की। ये जान बचा करके भाग रहे थे, लोग खदेड़ रहे थे, जूते मार रहे थे, किक कर रहे थे और गंदी गंदी गालियां देकर के भगाया उनको। पुलिस के कब्जे में 4 पकड़े गए, इसलिए भी 4 को गिरफ्तार किया गया है। अब इसका दूसरा पहलू क्यों किया, कैसे हुआ? अब आप देखिए, इस छोटे से ग्रुप में पूरे देश भर से यूथ कांग्रेस के लीडर आए हुए थे। कोई बिहार का सेक्रेटरी है, कोई तेलंगाना का ऑफिस बेरर है, कोई यूपी का है। तो ये लोग एकत्रित होते हैं, पास बनाते हैं और ये टी शर्ट सबके पास एक जैसा। ये तो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि किस प्लानिंग की गई है। अब किसने प्लानिंग की, अब ये तो जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रही कि इतना बड़ा कांड कोई पॉलिटिकल वर्कर, ऑफिस बेरर करेगा, इसका मतलब यह है कि टॉप ऑफ द लाइन में लोगों को मालूम होगी कि आज ये घटना घटने वाली है। और अगर ये प्लानिंग उच्च स्तर पर नहीं हुई होती, अभी तक कांग्रेस वाले आकर के कह दिए होते कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। चूंकि इशारा टॉप जगह से मिला है, इसलिए अभी तक जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से इसकी कोई डिनायल नहीं आई है। तो इसका मतलब साफ है कि साजिश के तहत इस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। और जो जानकारी मुझे मिल रही है वो ये कि इनके साथ साथ इनके आकाओं के खिलाफ बहुत ही सख्त तरीके से जो धाराएं लगेगी और गिरफ्तारी भी इनकी होगी। जी, तो एआई समिट में कांग्रेसियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, जिसके जिम्मेदार राहुल गांधी ही है। साथ ही राहुल गांधी तो आज अमित शाह से जुड़े मानहानि के मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना ही पड़ा। कोर्ट ने पेशी का सख्त आदेश दिया था। कोर्ट में प्रवेश करते समय राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर जज को प्रणाम किया, अपना बयान दर्ज कराया। राहुल ने कोर्ट के सामने कहा कि अमित शाह को लेकर उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और ये सब उनकी छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। कोर्ट ने राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख तय कर दी है। अब अगली तारीख पर राहुल गांधी को अपनी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य और गवाह पेश करना होगा। आज तो मजबूरन राहुल गांधी को पेश होना ही पड़ा, लेकिन क्या अगली पेशी में वो अपने आप को सही साबित कर पाएंगे? देखिए, ये केस इसलिए रजिस्टर ही हुआ है क्योंकि सबूत पेश किए गए हैं। कोई सुल्तानपुर के कोर्ट के अंदर बैठा हुआ कोई डाउटफुल चीज़ों के ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लेगा। और आपको बार बार बुलाया जा रहा था, आपको लगा कि कुछ नहीं होगा, कपिल सिब्बल है, मनु सिंघवी है, वो बचा लेंगे। लेकिन जज साहब भी अड़े रहे कि उनको आ करके यहाँ पे सामने में मौजूद होना पड़ेगा। और आखिरी दिन था आज, अदरवाइज इनकी गिरफ्तारी का जो है वारंट निकल गया होता। इसलिए थक हार करके यहाँ पहुँचे और अब वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। सवाल बहुत ही सिंपल है, कोर्ट के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वीडियो आपका है या नहीं है, आवाज़ आपकी है,
घटना आपसे जुड़ी हुई है, हाँ या नहीं, दैट्स इट। उसके अलावा आप तोड़ मड़ोड़ के क्या किया गया नहीं किया गया, इस तरीके से कई बार अलग अलग जगहों पे राहुल गांधी को अपने बयान के लिए कभी माफ़ी मांगनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा माफ़ीनामा लिखवाया था, और ये इनका एक तरीके से समझिए कि इनके चरित्र में ये शामिल हो गया है कि जब ये बोलना शुरू करते हैं तो फिर सारी लक्ष्मण रेखा को वो लांघ देते हैं, और इसलिए इस तरह के अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, लीगल बैटल्स में वो फंस जाते हैं। जी, अब बात ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद को लेकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही अदालत ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। अदालत ने इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को आदेश दिया कि वो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर चल रहे अभियान पर जिस तरह का विवाद राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहा है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है, ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी तो गई थी कोर्ट के अंदर ये कहने के लिए कि भाई अभी ये जो एसआईआर की प्रक्रिया उसको रोक दिया जाए, चुनाव जो है 2022 के लिस्ट से की जाए। एक और प्ली में था कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लगातार आदेश दिए जा रहे हैं उसको विड्रॉ किया जाए, और ये जो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको रिविजिट किया जाए, फिर से शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला झटका क्या दिया? आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिख दिया साफ साफ कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, इसलिए लेट हो रहा है, और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। एसआईआर खत्म नहीं होगा, एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी, और अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो चुनाव लेट से करवाया जाएगा। 1 नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई आपसे हमने कहा था कि 8000 ग्रेड ए और ग्रेड बी के अधिकारियों को आप इलेक्शन कमीशन को दें, आपने दिया नहीं, आपने क्लर्क्स को दे दिया, आपने छोटे मोटे आशा वर्कर को दे दिया। तो उनके पास ये क्वासी जुडिशियल अधिकार कैसे दिया जा सकता है? लोगों के फंडामेंटल राइट के ऊपर डिसीजन लेने का काम कोई क्लर्क कैसे कर सकता है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत हो गया अब आपका ड्रामा। अब हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर के अधिकारियों को, हाई कोर्ट को उन्होंने निवेदन किया है कि रिटायर्ड या सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जजेस को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मतलब बहुत बड़ी राहत मिल गई। ये ममता बनर्जी अब अटैक भी नहीं कर पाएंगी कि इलेक्शन कमीशन गलती से जो है लोगों को जानबूझकर हमारे वोटर्स के नाम को काट रहा है, क्योंकि अब ये फैसला जज साहब लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार आज हुई है। लेकिन एक और मैं आपको अलर्ट कर दूं, कल बैठक होनी है डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन और उन जजेस, जुडिशरी के लोगों के साथ। अब नया तिकड़म जो सुनने में आ रहा है वो ये कहेंगे कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो पॉसिबल नहीं है उसको करना। मतलब एक और विपत्ति ममता बनर्जी अपने ऊपर लेकर के आएंगी अगर कल के इंपॉर्टेंट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होता है। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की घोर बेइज्जती की। वाशिंगटन में गाजा पीस बोर्ड की पहली औपचारिक बैठक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में पूरी तरह से अलग थलग नजर आए और आधिकारिक ग्रुप फोटो में उन्हें बीच की जगह के बजाय एक कोने में खड़ा होना पड़ा। पीएम शहबाज वाशिंगटन में खुद को बेहद असहज और अलग थलग महसूस कर रहे थे। उन्हें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भाव तक नहीं दे रहे थे। साथ ही ट्रंप ने शहबाज की ऐसी बेइज्जती की है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ पूरी दुनिया के सामने एक जूनियर जैसा बिहेव किया, उन्हें अपनी ही तारीफ करते हुए खड़े होने का आदेश दे दिया। ट्रंप ने फिर से झूठ दोहराया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की थी और उसी दौरान ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत ये बड़ा मामला था। मुझे लगता है आपको यानी कि शहबाज शरीफ को खड़ा होना चाहिए। आइए जरा खड़े हो जाइए। ये तो जबरदस्त बेइज्जती ट्रंप ने कर दी। नहीं, खड़े हो जाइए नहीं, उनको कहा भाई खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी इज अ ग्रेट मैन, प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब खड़ा किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और तारीफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। दिक्कत क्या है कि यहाँ
दुनिया भर से अलग अलग मुल्क के लोगों को इकट्ठा किया। भारत की तरफ से कोई गया नहीं, कोई ना प्रधानमंत्री गए ना विदेश मंत्री गए। एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लोगों ने वहां पे खड़ा कर दिया, एक ब्यूरोक्रेट को, कि भाई क्या चल रहा है ये जरा पता चले। अब दूसरी समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि शहबाज शरीफ तो फंस गया। कारण डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अब इसको हम आगे लेकर के चलेंगे, 1-2 सप्ताह के अंदर वहां पे आर्मी को बिठाया जाएगा, हमास को पूरी तरीके से हथियार से मुक्त करना पड़ेगा, मतलब हमास के साथ लड़ाई होगी। जो ऑलरेडी गाजा के ऊपर कब्जा है, उस कब्जे को 33% के आसपास जो जमीन है वो इजराइल के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और बाकी जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी करेंगे, और जो लोग वहां पे हामी भर के आए हैं उनको अपने देश के अंदर जवाब देना पड़ेगा। और खास करके मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष को या सरकार के नुमाइंदे को ये जवाब देना पड़ेगा अपने देश के अंदर कि आपने अब तक गाजा और फिलिस्तीन के बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन ये कैसा मुआहदा आप करके आए हो कि जिसमें गाजा के ऊपर अमेरिका और इजराइल का पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा। तो मतलब बेइज्जती तो हुई, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है कि शहबाज शरीफ की तरफ एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है, और बहुत बड़ी मुसीबत सिर पे मंडरा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।